Bone cement implantation syndrome is another one of the syndromes like fat embolism syndrome, जो कि आपका हमेशा किसी भी ऐसी सर्जरीज़ में हिप की सर्जरीज और फिक्सेशन की तब आपका कंसर्न आ सकता है. इसीलिए दिस इज़ वन ऑफ द कंसर्न्स वाई इंट्रा आर्टियल कैथेटर है इज़ प्लेस्ड बिफोर हिप प्रोसीजर्स बिकॉज दिस सिंड्रोम. और again not a benign syndrome, it has its fair share of complications. एंड अगेन इसमें हाइपोक्सिया होता है और इसमें हाइपोटेंशन हो रही होती है जब बोन की सीमेंटेशन हो रही होती है. सो हाइपोक्सिया इज़ अ कॉमन फीचर इन बोथ फैट एंड बोन सीमेंट इम्प्लांटेशन सिंड्रोम. तो फैस में और BCIS में दोनों में हाइपोक्सिया, बट हाइपोटेंशन इज़ एन एडिशनल फाइंडिंग. इसकी फीचर्स में ये साइट पे लिखी हुई हैं, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाई ऑल ऑफ दिस इज़ हैपनिंग. इसका जो पैथोजेनेसिस है जस्ट लाइक फेस का है, इसका एक एम्बॉलिक मॉडल है और उसमें ये कहा जाता है कि जो आपका सीमेंट है जब उसकी वेरी वेरी हाई इंट्रामेडुलरी प्रेशर्स क्रिएट किए गए हैं और वो ग्रेटर देन 500 मिलीमीटर मर्करी के हो सकते हैं, तो उसकी वजह से एम्बोलाइजेशन होती है ऑफ ऑल द मैरो के कंटेंट्स विच इंक्लूड्स फैट, बोन मैरो, सीमेंट, एयर, ये सब वीनस चैनल में जाती हैं. जो बोन सीमेंट है इट्स मेड अप ऑफ इसको पोलीमिथाइल मेथाक्राइलेट बोलते हैं. दिस इज़ ऑफ्टन आस्क्ड एंड इसमें आप पोलीमराइज मिथाइल मेथाक्राइलेट को मोनोमर पॉलीमराइज जो पाउडर है मिथाइल मेथाक्रेलेट का, इसको आप लिक्विड मिथाइल मेथाक्रेलेट मोनोमर से जब मिक्स करते हैं, सो ये पाउडर और लिक्विड मोनोमर्स का जो मिक्सचर होता है इससे पॉलीमराइजेशन और क्रॉस लिंकिंग ऑफ चेन ऑफ पॉलीमर चेंज होती हैं. और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर इन एक्सेस ऑफ 500 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जनरेट होता है और इसकी जो जनरेशन है वो मैरो कंटेंट्स को पुश करती हैं, वो एम्बोलाई होते हैं. सो दिस इज़ वन मॉडल, एम्बोलिक मॉडल. और अगेन ये लंग्स की तरफ जाएंगे तो मैसिव पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी. कोरोनरी सर्कुलेशन में जाएंगे तो अगर पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई गए तो उसको CAD हो जाएगा, उसको MI हो जाएगा. ब्रेन में गए तो उसको स्ट्रोक हो जाएगा. और राइट वेंट्रिकुलर जो डिसफंक्शन है वो इसमें एक बड़ा सेंट्रल टू दिस प्रॉब्लम. ठीक है, इसीलिए जो टी है इट कैन एक्चुअली शो यू ये जो एम्बोलाई के शॉवर्स जा रहे होते हैं, इसको स्नो फ्लडीज बोलते हैं. लेकिन जो दूसरा मॉडल है वो ये कहता है, मल्टी मॉडल मॉडल है. पहला एम्बोलिक मॉडल है, दूसरा मल्टी मॉडल मॉडल है, जो कि ये कहता है कि इसमें और एनाफिलैक्सिस में एक बड़ी कॉमन शेयर्ड फीचर्स हैं. और हो ये रहा है कि प्लाज्मा की जो हिस्टामिन की कॉन्सेंट्रेशन है इसमें भी ज़्यादा हो रही हैं, और वो इसलिए हो रही हैं कि जो मिथाइल मेथाक्रेलेट है उससे अगेंस्ट ब्लड में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन आ रहा है. C3a और C5a के लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं. और ये जो C3a C5a हैं ये एलिमेंट्स हैं ऑफ एनाफिलैक्टॉइड रिएक्शंस, और इनसे वेजो कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और ये सब कुछ हो रहा है. इसकी वजह से पल्मोनरी वास्कुलरेशन बढ़ रही है, VQ का मिसमैच और हाइपोक्सिया, RV फेलियर एंड इवेंचुअली कार्डियोजेनिक शॉक. सो इफ़ वी रीड द सिम्पटम्स ऑफ features of PCIS, hypoxia, sudden loss of arterial pressure. That is why we need intra-arterial pressure monitoring. So SATs के बाद जो दूसरी चीज़ फॉल करती है very quickly, almost जो है at the same time वो होता है हाइपोटेंशन. और फिर प्राइमरी हाइपरटेंशन वो आप इन्वेसिव मॉनिटरिंग के बगैर बता नहीं सकते, पैक हो या टी हो. ओके, अरिथमियाज, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कार्डियक अरेस्ट. तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और आपके इसके अगर ग्रेड्स देखें तो इसमें जो ग्रेड 3 है उसमें आपका कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स रिक्वायरिंग CPR, और 1 और 2 में जो डिफरेंसेस हैं कि 1 में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है, 2 में हो जाती है, बट अगेन नॉट CPR इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन 2.
ग्रेड 1 में 94% से कम सेट्स हैं, 2 में 88% से कम है। ग्रेड 1 में मॉडरेट हाइपोटेंशन है, ग्रेड 2 में सीवियर है। 20 एंड 40% मॉडरेट और सीवियर को डिलीनिएट करता है। और मूविंग ऑन, एंड यहाँ पे मॉडल्स हो गए मैनेजमेंट, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। अब जो मैनेजमेंट होती है वो होती है कि गया ये हुआ है कि नहीं हुआ, बिकॉज इफ़ इट्स हैजंट टेकन प्लेस और सीमेंटिंग होनी है, then you can do a lot of things, and if you know what are the risk factors, तो आप इन पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो कैन पोटेंशियली हैव BCIS। उसमें से एज एंड जेंडर मेल, ये दो चीज़ें अप्लाई ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्सक्लूसिवली इन एवरी एनेस्थेटिक। जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें ये जो दो रिस्क फैक्टर्स हैं ऑलमोस्ट ऑलवेज आर अ गिवन। दो और एडिशनल है, वो एक सिग्निफिकेंट कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ हो, नो बिगी, nothing surprising, and use of diuretics, because intravascular volume depletion itself is a risk factor for BCIs, and that is why आपका जो preventive role होता है उसमें you hydrate the patient। सीमेंट से पहले hydration and switching to 100% oxygen। 5 minutes पहले hydration, switching to 100% oxygen। ये बात यही की जा रही है, इंश्योर एडिक्वेट हेमोडायनामिक ऑप्टिमाइजेशन प्री एंड इंट्रा ऑपरेटिवली। सिस्टोलिक प्रेशर विद इन 20% ऑफ बेस लाइन, वेजोप्रेशर इज ड्रॉन अप एंड रेडी टू यूज़। कन्फर्म के अवेयरनेस का आपको जब सर्जन बताएगा, और कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्रोमाइज है तो विजिलेंट CPR, विजिलेंट रिससिटेशन। सर्जिकल टीम बताएगी एनेस्थीसिया वाले को सीमेंट के एप्लीकेशन से पहले। दे विल वॉश एंड ड्राई द फेमोरल कैनाल, अप्लाई द सीमेंट रेट्रोग्रेड, और एक सक्शन कैथेटर को यूज़ करेंगे, an intramural plug in the femoral shaft excessive pressurization को अवॉइड करते हुए। सो सर्जिकल टेक्निक्स जो एड्रेस है वो हम पहले पढ़ते हैं कि what do you do if the patient develops BCIS। सो आप डिक्लेयर करोगे कि ये दिस इज़ एन इमरजेंसी BCIS, you will stop the surgery immediately, you will call for help and 100% oxygen, airway, breathing and circulation। ये आपकी इमीडिएट मैनेजमेंट है। और आपने इमीडिएट मैनेजमेंट में उसी तरह वेजोप्रेशर करने हैं, आपने हाइपोटेंशन नहीं होने देनी है, अवॉइड करनी है। फ्लूइड्स, वेजोप्रेशर / आइनोट्रोप्स, पल्मोनरी वेजोडाइलेटर्स इफ़ यू हैव देम अवेलेबल, एंड यू विल immediately, and you will switch to 100% oxygen जो आप कर चुके हो A as a part of A, and you are maintaining SATs above 90। ठीक है, अगर पेशेंट कोलैप्स हो तो CPR स्टार्ट होगा और आप इंट्यूबेशन करोगे। ये एक बेसिक चीज़ें इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ द बॉन सीमेंटिंग इम्प्लांटेशन सिंड्रोम। और जो लीड आगे बाद में मैनेजमेंट होती है वो आप किसी तरह आ जाती है कि इंटेंसिव केयर या /STO। इस केस में इंटेंसिव केयर होगा इन माई ओपिनियन। और यू विल do fast hug beds, you will send the samples, जो baseline tests हैं, you will send, you will also get an X-ray run if it's not already been done, and you will consult your pulmonologist, your intensivist and your internal medicine doctor as part of multidisciplinary approach, ताकि वो इसमें जो भी एडिशनल चीज़ें हैं वो करें। एंड प्लीज़ रिमेंबर, इसमें स्टेरॉयड और इन चीज़ों का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, आपकी प्रॉपर विजिलेंस और आपकी, ठीक है, ये देखें आप अगेन 100% ऑक्सीजन, फ्लूइड रिससिटेशन, वेज़ोएक्टिव आइनोट्रोपिक सपोर्ट, ये सेंट्रल है। ये दीज आर ऑल द नेसेसरी थिंग्स यू नीड टू डू। सारा मैनेजमेंट इसके अराउंड आ जाता है। ठीक है, और इसकी रिकवरी रेट अच्छा होता है। ओके, सर्जिकल टेक्निक्स जिनसे आप PCIS को एड्रेस कर सकते हो। एक तो आप यूज़ ही ना करो सीमेंट, ठीक है, वो प्रिवेंटिव में उसका रोल आ जाता है। सेकेंड है कि आप लवाज करें फेमरल कैनाल की प्रायर टू सीमेंट इंसर्शन, तो अच्छी सी लवाज कर लें, और वो एक अच्छी लवाज हाई प्रेशर हाई वॉल्यूम हो। फिर अब ब्रशिंग एंड ड्राइंग ऑफ इंट्रामेडुलर कैनाल ऑफ द फेमरल शाफ्ट बिफोर सीमेंटेशन। तो जो ब्रशिंग एंड ड्राइंग है ये अमूमन सर्जन आप करते हैं, आई हैव सीन देम डू इट। और सक्शन कैथेटर टू डी प्रेशराइज द इंट्रामेडुलर कैनाल, तो आप रेट्रोग्रेड डालते हो, सक्शन कैथेटर लगा लेते हो। दिस इज़ व्हाट यू डू एक्चुअली। ठीक है,
तो सीमेंट को आप रेट्रोग्रेड लगाते हुए यूटिलाइज करते हो एक सक्शन कैथेटर को, तो यू यूज़ अ सक्शन कैथेटर एंड यूटिलाइज अ बोन वैक्यूम टेक्निक, जिसमें ये होता है कि मिक्स सीमेंट इन अ वैक्यूम एंड यूज अ रेट्रोग्रेड सीमेंट इंट्रोडक्शन। तो ये रेट्रोग्रेड सीमेंट इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। These are some of the surgical techniques whereby you can prevent BKF. So that concludes BCIS और इंट्राआर्टिकल जो प्रेशर मॉनिटरिंग है और सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग। अगर सीमेंट आपने ऑलरेडी एम्प्लॉय नहीं की तो यू विल डू इट at that time, but if you're a good anesthetist you would have already employed intraarticular catheter in all the patients जिनमें cementation होनी है, especially if they are old aged.